हाय दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 4 फॉर NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम। आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे मॉक टेस्ट का। हम अभी अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस आंसर्स कर पाए हैं। विद दिस पार्ट 4 वी विल कंप्लीट 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को अगर ठीक से वीडियोस को अगर देख भी लेंगे तो डेफिनेटली ये टेस्ट आप क्लियर कर पाएंगे। तो आप बस इन वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम बिल्कुल आराम से क्लियर कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर इन्वेस्टर टू प्रेफर म्यूचुअल फंड ओवर बैंक एफडी। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है जो नीचे मेंशन किया गया है जो कि इन्वेस्टर प्रेफर म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू बैंक एफडी, विच इज नॉट ए रीजन। ऑप्शन ए इज टैक्स बेनिफिट, डेफिनेटली उसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जाता है, इन्वेस्ट करता है। ऑप्शन बी पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, यस उसके लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। नाउ नंबर सी डिपॉजिट इंश्योरेंस, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड पर अप्लीकेबल ही नहीं होती। डिपॉजिट इंश्योरेंस हम जो बैंक पर एफडी या सेविंग्स अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है उसके ऊपर डिपॉजिट इंश्योरेंस होती है, उसको हम बोलते हैं। एंड देन इन्वेस्टमेंट्स कन्वीनियंस, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंस के लिए भी इन्वेस्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन डिपॉजिट इंश्योरेंस हो गया। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक ऐसा रीजन यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में क्लाइंट इन्वेस्ट करता है रेदर देन एफडी। तो अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर्स ऑटोमेटिकली आ गया। इन द एनपीएस ईच इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट्स ओन डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, एनपीएस हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हो गए। तो उसमें जितने भी प्रिस्क्राइब्ड मैनेजर्स हैं वो अपने क्या करेंगे, उनको सेल करने के लिए, बिकॉज उनको वो जो चार्जेस मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं एनपीएस में, वो तभी मिलेंगे जब उनके पास इन्वेस्टर्स होंगे और इन्वेस्टर्स से वो रेगुलर चार्ज डिडक्ट करेंगे। तो वो उसको सेल करने के लिए अपने ओन डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ए ट्रू। नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन लाइफ इज, आंसर और ऑप्शन वी कैन से मस्ट, बी नॉट रिक्वायर्ड, सी कैन बी डन विदाउट, डी नन ऑफ द अबव। गाइस, नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन लाइफ इज मस्ट, ये सिंपल सा आंसर है। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ में बिल्कुल मस्ट है, बिकॉज अगर फैमिली मेंबर जो अर्न कर रहे हैं अगर उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो फैमिली को रन करना, फैमिली का फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है लाइफ में। ऑल इन्वेस्टर्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स एट सिमिलर स्टेज इन द लाइफ और वेल्थ साइकिल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट सेम हो। सभी की सिमिलर स्टेजेस में या लाइफ साइकिल में, सभी के लाइफ साइकिल्स में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, फैमिली मेंबर्स का लाइफ साइकिल स्टेज क्या है, उनकी एज क्या है। तो डेफिनेटली सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। ऑल इन्वेस्टर्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स एट सिमिलर स्टेज इन द लाइफ साइकिल, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी इफ इट इज फिक्स्ड एट 50%। व्हाट डज इट मीन कि जब हम एसेट एलोकेशन कर रहे हैं कि हमें कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और हमने फिक्स कर दिया कि हम 50% एसेट यहाँ पर एलोकेट करेंगे, व्हाट डज इट कॉल। ये देखिए सिंपल सी बात है, जब भी एक ऐसी कोई एलोकेशन की जाती है तो हम उसको बोलते हैं हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको स्ट्रेटेजिकली उसको हमने एलोकेट किया है। तो हमारे पास अब इसके आंसर्स हम दोबारा पढ़ते हैं। इसके ऑप्शंस जो है, टैक्टिकल एलोकेशन, बी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होगा, बिकॉज वी हैव मेड ए स्ट्रेटेजी टू एलोकेट फंड विच इज फिक्स्ड एट 50% इन सम स्कीम और सम पोर्टफोलियो। तो इसको हम स्ट्रेटेजिक एलोकेशन बोलते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो शुड बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन कमीशन इनकम पॉसिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब क्या है कि मॉडल पोर्टफोलियो इस तरह से बनाना चाहिए जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कमीशन बनाए या उसके लिए अच्छा हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मॉडल पोर्टफोलियो शुड बी बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इसमें आंसर होना चाहिए फॉल्स,
because model portfolio should not be based on commission for distributor, rather it should be based on client's need or client's interest. Answer B. Which of the following is true for the model portfolio? मॉडल पोर्टफोलियो में क्या ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? आंसर ऑप्शन 1 स्टिपुलेटेड बाय सेबी, बी गारंटेड बाय एएमसी, सी डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल प्लानर, डी कॉमन अक्रॉस इंडस्ट्री। तो देखिए मॉडल पोर्टफोलियो should be decided by the financial planner for an individual by identifying its needs. तो मॉडल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानर उस मॉडल पोर्टफोलियो को क्रिएट करे। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स इन ए फैमिली इंक्रीजेस, रिस्क एपेटाइट। ऑप्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, स्टे कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अर्निंग as the number of earning members in family increases, risk appetite risk appetite increases। इसका क्या हुआ लॉजिक कि मान लीजिए कि फैमिली मेंबर में पहले एक अर्निंग मेंबर था, फिर अभी दो मेंबर हो गए, फिर तीन मेंबर हो गए। इसका मतलब है कि इनकम हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं पर मंथ पर एनम, तो मोर कॉर्पस हो रहा है, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं कि हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। बिकॉज जब हमारे पास अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो हमारी रिस्क एपेटाइट भी बढ़ती चली जाती है। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स फैमिली में इंक्रीज करेंगे, वैसे ही रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, उसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, वो भी इंक्रीज हो जाती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट थ्रू सिप कैन बी सजेस्टेड फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर। देखिए सिप का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सिप का सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट्स कब होता है, व्हेन जब हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम अगर आपको डिस्कस होगा, हमने कोशिश किया था इसकी डिस्कस किया था इसमें कि एवरेज कॉस्ट, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पोर्टफोलियो चर्निंग, टैक्स बेनिफिट। तो एसआईपीज इज ऑलवेज टारगेटेड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर हमारे पास बहुत लंबा टेन्योर है तो सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंपेयर इंडेक्स फंड। हमने इंडेक्स फंड डिस्कस किया था कि जैसे हम डेफिनेटली पढ़ते हैं कि इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास, सेंसेक्स हो गया, देन बीएससी 200 हो गया, निफ्टी 50 हो गए, बैंक निफ्टी हो गया, तो ये इंडेक्सेस हैं। अब ये कैसे कंपेयर किए जाते हैं? अब इनके बेसिस पे जो भी पोर्टफोलियोज बनते हैं उनको इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। उनको हम मिरर कर देते हैं एक्जैक्टली उनके पोर्टफोलियो में, उन्हीं रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में फंड्स क्रिएट कर देते हैं, उनको हम इंडेक्स फंड्स बोलते हैं, बिकॉज ये मिरर इमेजिंग ऑफ सम इंडेक्स होते हैं। तो इसको हम हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे वो हम ट्रैकिंग एरर से करते हैं। ट्रैकिंग एरर क्या होता है कि ये डाइवर्जेंस होता है बिटवीन द प्राइस बिहेवियर ऑफ ए पोर्टफोलियो एंड प्राइस बिहेवियर ऑफ ए बेंचमार्क। तो मान लीजिए कि हमने एक निफ्टी 50 का इंडेक्स लिया, उसको कंपेयर करके हमने एक इंडेक्स फंड बनाया, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने, तो वो इंडेक्स निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया और कितना फिर उस पर्टिकुलर मॉडल पोर्टफोलियो ने दिया, उसको कंपेयर करते हैं, उसको हम ट्रैकिंग एरर से बोलते हैं उसको। दैट्स व्हाई दीज आर कंपेयर्ड बाय ट्रैकिंग एरर। और हम इसको कंफ्यूज ना करें क्योंकि इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अगर हम सेम पीयर ग्रुप में अगर डिफरेंट फंड्स को कंपेयर करेंगे तो फिर वो हम कंपेयर करते थे उनकी परफॉर्मेंस से, पास्ट परफॉर्मेंस से। बट यहाँ हम अगर इंडेक्स फंड्स को कंपेयर करेंगे तो हम इंडेक्स फंड्स को कंपेयर करेंगे ट्रैकिंग एरर फ्रॉम दैट बेंचमार्क ऑन विच दैट इंडेक्स फंड इज बेस्ड। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फंड्स कैरीज लिस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये भी हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें ऑप्शन है हमारे पास ए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, बी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, सी मिड टर्म बॉन्ड्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। बॉन्ड्स और डेट, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब हम लिक्विड फंड्स डिस्कस कर रहे थे कि ये लीस्ट रिस्की होते हैं। तो बॉन्ड्स और डेट और लिक्विड फंड्स ये जितना शॉर्ट टर्म होंगे उतना ही लेस रिस्की होंगे। तो इसमें लीस्ट रिस्क क्या हुआ? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, बिकॉज उनके डिफॉल्ट करने की वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है, बिकॉज प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म डेट्स और लिक्विड फंड्स हमेशा हमेशा लीस्ट रिस्की होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बिट्राज फंड्स आर नॉट इक्विटी फंड, ट्रू फॉल्स? इसका आंसर हुआ बी, फॉल्स। आर्बिट्राज फंड एक्चुअली इक्विटी फंड्स ही होते हैं। इसको आर्बिट्राज फंड्स को हम क्या बोलते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। आर्बिट्राज फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट लिवरेजेस द प्राइस डिफरेंशियल इन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट्स टू जनरेट रिटर्न्स। देखिए, हमें पता है कि जब भी हम शेयर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है तो दो प्लेटफॉर्म पे होती है, कैश पे जो हम डिलीवरी बेस्ड बोलते हैं और डेरिवेटिव जो हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि कैश प्राइस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट है, उनके प्राइसेस हमेशा डिफरेंस होता है। तो जो आर्बिट्राज फंड्स है वो उन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है उनको वो एनकैश करता है। तो सेम ही मार्केट हो गया, सेम इक्विटी शेयर्स हो गए, कैश में मान लीजिए उसने बाय कर दिया और फ्यूचर में उसने सेल कर दिया। तो ये दोनों जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, जो बाइंग और सेलिंग हुआ वो इक्विटी में ही हुआ, तो ये एक्चुअली इक्विटी फंड्स हुए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्बिट्रेज फंड्स आर एक्चुअली इक्विटी फंड्स, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे आर्बिट्राज फंड्स आर नॉट इक्विटी फंड, तो ये आंसर बी बिकॉज फॉल्स, बिकॉज ये करते तो इक्विटी में ही ट्रेड है। सिर्फ क्या करते हैं कि एक पार्ट कैश में ट्रेड करते हैं, दूसरा पार्ट डेरिवेटिव में करते हैं, और उसका जो प्राइस डिफरेंशियल है उसको एनकैश करते हैं, और उनके रिटर्न्स आर डिपेंडेंट ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ असेट्स। These funds are hybrid in nature as they have the provisions of investing in a sizable portion of portfolio in debt markets as well. But वो मेजर जो पोर्शन है वो इक्विटी के कैश और डेरिवेटिव में डिफरेंशियल को एनकैश करने के लिए करते हैं। तो आर्बिट्राज फंड्स आर एक्चुअली इक्विटी फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एफएमपी? एफएमपी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। देखिए ऑप्शन है ए एनएवी डू नॉट फ्लक्चुएट, बी कैपिटल गारंटीड, सी फिक्स्ड इनकम, डी नन ऑफ द अबव। देखिए एनएवी डो नॉट फ्लक्चुएट ये हमेशा गलत ही रहेगा, बिकॉज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है म्यूचुअल फंड में जिसकी एनएवी फ्लक्चुएट ना करे। बी कैपिटल गारंटीड, अगेन म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां पर वो कैपिटल गारंटी कर दे सके। सी, ये हमें लगता जरूर है फिक्स्ड इनकम की फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, बट ऐसा है नहीं। ये आपको एक टेंटेटिव इंटरेस्ट रेट और टेंटेटिव यील्ड बता सकते हैं, बट कभी भी हमें फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में फिक्स्ड इनकम नहीं मिलती है। बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग सकती है, तो इसका हमें आंसर मिल गया नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज इंडेक्स्ड फंड आर पैसिव फंड्स, एक्टिव फंड, बोथ, नन ऑफ द अबव। देखिए हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट जो हमने पार्ट्स कुछ डिस्कस किए थे। इंडेक्स फंड्स विल ऑलवेज बी पैसिव फंड्स। क्यों? इंडेक्स फंड क्या है, हमने फिर से अभी लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करते हैं। इंडिसेस हैं, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, तो ये सभी इंडेक्सेस हैं। अब कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर इनके बेसिस के ऊपर हो, जिसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलरली इन्हीं इंडेक्सेस को सिमिलर कॉपी करके अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। अब उसमें कुछ अपना उसको मेहनत तो बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ा उसको, ही इज नॉट एग्रेसिव, ही इज नॉट गोइंग फॉर स्टॉक सिलेक्शन, उसने सिर्फ इंडेक्स को कॉपी कर लिया, तो वो पैसिव फंड मैनेजर हुआ, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू डू लॉट ऑफ रिसर्च इनटू इट। So these funds are actually called index funds. The role of insurance is more critical for physical assets than financial assets. True, false, yes. अब इसका आंसर है हमारे पास true. Why? Role of insurance is more critical for physical assets than financial assets. अगर किसी फैमिली मेंबर को कुछ हो गया तो डेफिनेटली जो फिजिकल असेट्स है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं देन द फाइनेंशियल असेट्स, बिकॉज उसको फाइनेंशियल एसेट्स को एनकैश करना बहुत आसान है, जबकि फिजिकल एसेट्स को एनकैश करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई रोल ऑफ इंश्योरेंस इज मोर क्रिटिकल फॉर फिजिकल एसेट्स देन फाइनेंशियल एसेट्स। व्हेन प्राइसेस ऑफ गोल्ड गोज अप, ए बायर ऑफ गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सी इट्स वैल्यू। भाई हम देख रहे हैं कि कमोडिटी के अंदर की गोल्ड का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो फ्यूचर, क्योंकि उसका भी वो भी डेरिवेटिव कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो उसमें फ्यूचर प्राइसेस क्या होंगे, तो गो अप, गो डाउन, रिटेन द सेम वैल्यू, नन ऑफ द अबव। तो ये एक हमेशा डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जब भी गोल्ड का प्राइसेस अप होगा तो डेफिनेटली बायर के लिए उसका गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी उसकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन ऑप्शन ए मार्केट व्यूज ऑफ द फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, risk appetite of the investor and the profile of the unit holder. देखिए ये जब हम इसमें बात करें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन, ये हम बात क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं अभी कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया है कि एक म्यूचुअल फंड है, उसकी स्कीम है, अब उस स्कीम में एक पोर्टफोलियो बनाना है, कौन कौन से स्टॉक का सिलेक्शन करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस पर बेस होना चाहिए। एक फंड मैनेजर ने एक स्कीम लॉन्च की, मान लीजिए एबीसी स्कीम, अब उसको उसमें 1000 करोड़ रुपीज मान लीजिए उसका एक्यूमुलेट हुआ, उसमें इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, अब उसको पोर्टफोलियो बनाना है, एलोकेट करना है, तो वो पोर्टफोलियो किस पर बेस होना चाहिए, तो दैट पोर्टफोलियो विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। जब भी एक फंड लॉन्च होता है, स्कीम लॉन्च होती है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करेंगे इसी से आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। कमोडिटीज एज एन असेट क्लास डज नॉट इंक्लूड, जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो हम अगेन कमोडिटीज ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये किस चीज को इंक्लूड नहीं करता। फूड क्रॉप्स तो हम देखते हैं इसकी बहुत ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इंडस्ट्रियल मेटल्स इसकी भी होती है, गोल्ड सिल्वर एंड अदर मेटल्स, कॉपर एंड ऑल। रियल एस्टेट की हमने कोई ट्रेडिंग होते हुए नहीं देखा कि कभी भी कमोडिटी की में रियल एस्टेट की ट्रेडिंग होती हो। गोल्ड डेफिनेटली, गोल्ड का फ्यूचर ट्रेड मतलब फ्यूचर एंड कैश सेगमेंट में ट्रेड होता है, तो डेफिनेटली ये गोल्ड भी फ्यूचर में हो गया आपका डेरिवेटिव मार्केट में, इंडस्ट्रियल मेटल्स भी हो गए, फूड क्रॉप्स भी हो गया, बट रियल एस्टेट कमोडिटी मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं होता, तो हमारे पास इसका आंसर हो गया सी, रियल एस्टेट। सब्सिक्वेंट टू एनएफओ ओपन एंडेड फंड्स आर, इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए कि एक एनएफओ लॉन्च हुआ, सब्सिक्वेंट टू एनएफओ, अब एक एनएफओ लॉन्च हो गया, एनएफओ लॉन्च होने के बाद वो ओपन हो गया, वो ओपन एंडेड फंड्स में कन्वर्ट हो गया वो, बिकॉज एनएफओ क्लोज होने के बाद अगर वो ओपन एंडेड है तो वो ओपन एंडेड फंड्स हो गया। अब इसमें आंसर क्या क्या, ऑप्शन क्या क्या है, open for purchase by existing investor and new investor, open for purchase only for existing investor, available on stock market, D none of the above। इसका आंसर है ए, ओपन फॉर परचेज बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एंड न्यू इन्वेस्टर। तो न्यू फंड ऑफर आया और न्यू फंड ऑफर आने के बाद ओपन एंडेड हो गया, मार्केट में यूनिट्स आ गए, उसकी एनएवी डिस्क्लोज हो गई, अब उसके बाद ये ओपन एंडेड फंड है, एनीवन कैन गो एंड इन्वेस्ट इन एंड एनीवन कैन रिडीम इट। तो अगर आप ये देखेंगे परचेज और सेल के लिए या रीप्रेजेंट के लिए या रिडम्पशन के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो भी ओपन एंडेड फंड्स होंगे उनकी सिंपल सी डेफिनेशंस होती है, ओपन फॉर परचेज बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड न्यू इन्वेस्टर। If a fund seeks to grow in value over a time, it can be said that its investment objective is capital appreciation, safety of capital, capital adequacy और रेगुलर इनकम। जब भी हम ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसलिए इसका सिंपल आंसर है हमारे पास कैपिटल एप्रिसिएशन, आंसर इज ए। ये क्वेश्चन है, हाइब्रिड फंड्स आर इन्वेस्टेड इन, हाइब्रिड अगेन सिंपल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश का, मिक्सचर, मिक्सचर किस चीज का होगा, किस तरह के फंड्स होते हैं, इक्विटी डेट, तो हाइब्रिड क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए, हमारे पास ऑप्शन है अक्रॉस इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बी इंटरनेशनल मार्केट, सी बोथ इक्विटी एंड डेट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हाइब्रिड जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, मिक्सचर ऑफ बोथ, सी आंसर आ गया हमारे पास, बोथ इक्विटी एंड डेट। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया एज, म्यूचुअल फंड का किस फॉर्म में वो क्रिएट किए हुए हैं इंडिया के अंदर, तो हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि पहले स्पॉन्सर्स होते हैं, वो स्पॉन्सर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं, तो इसका हमारे पास सिंपल आंसर है बी, ट्रस्ट। ऑप्शन हम देख सकते हैं, कंपनीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, एनजीओ। तो जो हमारे पास म्यूचुअल फंड में इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है वो है ट्रस्ट की फॉर्म में, तो आंसर इज बी, ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर कैन बी कंपेयर टू, म्यूचुअल फंड के जो स्पॉन्सर हैं वो किससे कंपेयर किए जा सकते हैं, ऑप्शन डिपॉजिटर ऑफ कंपनी, कंपनी डायरेक्टर, प्रोमोटर ऑफ कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी। देखिए हमने शुरू में पढ़ चुके हैं, हम इसमें अपना लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, स्पॉन्सर इज ऑलवेज द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। स्पॉन्सर आया, उसने कहा कि मुझे अपना म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च करना है, तो स्पॉन्सर हो गया जिसको लॉन्च करेगा।
दैट वुड बी द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। फिर वो ट्रस्टीज अपॉइंट करेगा, ट्रस्टीज वो एएमसी अपॉइंट करेगी, फिर एएमसी इसको साथ में एसोसिएट करेंगे। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, देन बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। तो हम इसको स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं। तो हम डेफिनेटली स्पॉन्सर्स को बात करते हैं, प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी। तो आज की डेट में अगर कोई भी स्पॉन्सर आता है तो वो प्रोमोटर ऑफ कंपनी बोलेगा, अगर वो अपना नया म्यूचुअल फंड हाउस अगर क्रिएट करता है तो। इसका आंसर हुआ हमारे पास प्रोमोटर ऑफ कंपनी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। देखिए ऑप्शन क्रिएटिंग, मेंटेन एंड अपडेटिंग द इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड, ये करता है। ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट करता है, पूरे इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उनको अपडेट करता है। अपडेट यूनिट कैपिटल ऑफ द फंड, रिकॉर्ड कीपिंग उसका काम करता है। प्रोसेसिंग डिविडेंड रिडम्पशन पे आउट्स टू द इन्वेस्टर। अब आप देखिए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का मेन काम भी यही है कि डिविडेंड्स और रिडम्पशंस को प्रोसेस करता है। अब लास्ट ऑप्शन आप देखिए, सेटलिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द फंड्स, ये तो बैंक के थ्रू होती है, जो एएमसीज करती हैं बैंक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस। तो इसमें इसका रोल नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारे पास डी आ जाता है, सेटलिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। ट्रू, फॉल्स और आंसर। आंसर हमारे पास है इसमें ट्रू। जब भी कभी कोई ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे तो सेबी का अप्रूवल मैंडेटरी होता है। इसको हम याद ही कर सकते हैं कि ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट सेबी के अप्रूवल के बगैर नहीं होता। पर्सन अदर देन इंडियन रेजिडेंट शुड आल्सो comply with आरबीआई गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन म्यूचुअल फंड। ट्रू, फॉल्स। देखिए म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट करे तो चाहे वो इंडियन रेजिडेंट है या इंडियन रेजिडेंट नहीं है, सभी को सेबी और आरबीआई इनके रूल्स आल्सो comply with द आरबीआई गाइडलाइंस, क्योंकि आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस फेमा वगैरह पे, मनी लॉन्ड्रिंग, देन फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, इसकी सभी की रेगुलेशंस भी आ जाती है। इसलिए जो भी अदर देन द इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको आरबीआई गाइडलाइंस को भी कॉम्प्लाई करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ए, ट्रू। इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। तो देखिए इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग, एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप एंड प्लान रिव्यू। देखिए सबसे पहले जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फाइनेंशियल प्लानर है और जो क्लाइंट है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, पहले एक रेपो बिल्डिंग होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले हमारे पास आंसर आ जाता है सी। एक बार रिलेशनशिप बन जाता है फिर क्या होगा, फिर होगा हमारे पास डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग। डेटा इकट्ठे करेंगे, वो अपनी इनकम बताएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगा, गोल्स बताएगा। उसके बाद इसका मतलब बी हो गया हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप हो हमारे पास क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो गया सी। बट उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स आते हैं प्लानिंग में और इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में, फिर इसमें सेकंड स्टेप आएगा डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बाद फिर आएगा थर्ड पोर्शन हमारे पास, इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, कि अब गोल को फुलफिल करने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। और फिर वहां पर जब इन्वेस्टमेंट कर दें और वहां पर जब अल्टरनेटिव कर लें, फिर जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद लास्ट में फिर हम उस प्लान को रिव्यू करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप वन में क्लाइंट प्लानर एंगेजमेंट रिलेशनशिप, देन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, डेटा गैदरिंग, फिर जो इन्वेस्टर है वो अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम एरियाज एंड अपॉर्चुनिटीज, फिर डेवलप एंड प्रेजेंट द रिटन फाइनेंशियल प्लानर, प्लान डिक्लेयर करेगा फाइनेंशियल प्लानर, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे फाइनेंशियल प्लान को, और फिर उसको मॉनिटर और रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये फोर्थ पार्ट था हमारा। इसमें हम अप्रोक्सीमेटली अभी तक 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं लास्ट 4 पार्ट्स में। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बाहर से, अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो भी कमेंट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।